जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर जो है 4 को करेंगे। जो हमारा देखिए ज्योग्राफी में क्या है, 9 क्लास का भूगोल में भारत, भूमि एवं लोग। तो इसका देखिए कक्षा 9 का है ये। तो आइए हम इसको चैप्टर नंबर 4 को अच्छा से डिटेल से पढ़ते हैं। अगर इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल वाले प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसका जो पहले 3 चैप्टर है उसको हम बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, जब जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा 4 नंबर अध्याय 4 का क्या है, क्लाइमेट। क्या है, जलवायु। जलवायु को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बोला जाता है, क्लाइमेट। आप अक्सर देखते होंगे, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी क्या होता है बारिश आ जाता है। ये भी देखिए अत्यधिक बारिश के कारण क्या हो, इसमें बाढ़ आ गया है। ये भी देखिए यहाँ भी ये बाढ़ का स्थिति है। ये देखिए यहाँ पे ये ठंडा का स्थिति है, ठंडा है वो देखिए बर्फ जमा हुआ है। यहाँ पे देखिए बारिश का स्थिति है। यहाँ पे देखिए ये बारिश में भीग रहा है छुटिया। अरे भाई इसको मत देखो, यहाँ बारिश को देखो, इस पे ध्यान मत दो। इधर देखो ये बारिश हो रहा है। देखिए ये किसके कारण संभव होता है, ये किसके कारण संभव होता है। देखिए पृथ्वी का घूर्णन के गति के कारण संभव होता है। जो जलवायु परिवर्तन होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी का ये क्या कैसा गति है, ये दैनिक गति है। एक होता है दैनिक गति, एक होता है वार्षिक गति। देखिए पृथ्वी का जो दैनिक गति होता है उसके कारण क्या होता है, सुबह और शाम होता है। क्या होता है, सुबह और शाम होता है। और जो ये वार्षिक गति होता है, वार्षिक गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठंडा, गर्मी, कभी बाढ़ तो बारिश, ये सब किसके कारण होता है, वार्षिक गति के कारण होता है। देखिए अब आपको इतना सा समझ आ गया कि जलवायु कैसे परिवर्तन होता है। अब जानेंगे जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं और जलवायु के बारे में थोड़ा जानेंगे। जलवायु और मौसम ये सब किसको बोला जाता है, उसी को जानेंगे। देखिए मौसम जो होता है वो किसी भी समय का हमेशा बदलता रहता है। मौसम क्या होता है, हमेशा बदलता है। लेकिन जलवायु जो होता है किसी भी क्षेत्र या किसी भी जगह का बहुत दिन तक रहता है। उसमें जलवायु जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर जो जल्द चेंज हो जाएगा तो उसमें बहुत ही खतरा हो जाता है। ऐसे तुम सुना होगा, गाना में सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। लेकिन यही कहीं पे सुना है कि जलवायु की तरह बदल के न जाएगा। जलवायु बदलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जलवायु कभी नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पे ये दे रहा है, किताब में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसम या वायुमंडल की विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहा जाता है। मतलब 30 वर्ष से अधिक उसका जो मौसम में कितना परिवर्तन है उसका औसत एवरेज निकाल के उसको क्या बोलते हैं, उसको जलवायु बोला जाता है। ये जलवायु क्या होता है, किसी भी जगह का मौसम वो जो होता है वो बदलता नहीं है, क्लाइमेट जलवायु। लेकिन किसी क्षेत्र या स्थान किसी खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को ही मौसम कहा जाता है। मतलब वो क्षण में जो बदल जाता है उसको बोलता है मौसम। लेकिन क्या होता है, जलवायु जो क्लाइमेट होता है ये हमेशा बदलता नहीं है। ठीक, आपको समझ में आ गया मौसम और जलवायु में मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है भारत जन जीवन को प्रभावित करने वाले। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट है लेकिन इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ने के जाइएगा, इसमें बहुत ही बड़ा बड़ा शब्द लिखा है जो समझ में नहीं से। यहाँ पे लिख रहा है भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्व तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इसमें बोल रहे हैं भारत का जो जनजीवन को प्रभावित कर रहा है उसमें देखिए भौगोलिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, इसमें पर्यावरण, इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जान सकते हैं। देखिए अति आवश्यक है। इसके लिए लगभग आधा भूभाग इस देश की लगभग आधा भूभाग का मतलब होता है पृथ्वी का कोई भी एक विस्तृत क्षेत्र। आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण है जो उष्णकटिबंध है, तथा आधा भाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। देखिए अब यहीं पे आपको समझ में नहीं ये कर्क रेखा क्या होता है हम पहले हम बता चुके। उसके बाद उष्ण कटिबंध क्या होता है, उसके बाद उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो ये सब पहले हम बता देते हैं। उष्ण कटिबंध क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, ये सब के बारे में पहले आपको बता देते हैं। देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी का नक्शा है। क्या ये पूरा पृथ्वी का नक्शा है। ये पृथ्वी को गोल तो नहीं बोल सकते लेकिन चपटा टाइप का है। देखिए पृथ्वी का जो बीच में जो रेखा गुजरता है वो तो उसको बोलता है भूमध्य रेखा, ये इक्विलेटर बोला जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। और उसको जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको बोलता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोलता है, मकर रेखा। देखिए सूरज जो होता है हमेशा ये कर्क और मकर रेखा इसी के बीच में चक्कर काटता है।
किसके बीच में चक्कर काटता है? सूरज कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चक्कर काटता है। अब आपको स्वाभाविक पता चल गया, जब कर्क और मकर रेखा के बीच में चक्कर काटेगा तो सूरज का रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ेगा। इससे यहाँ से पता चलता है कि जो भी इसके बीच में आएगा उसमें क्या होगा? अधिक गर्मी होगा। क्या होगा? अधिक गर्मी होगा। इसीलिए अफ्रीका सबका देखते हैं कितना काला काला सब होता है। तो अब आपको समझ में आएगा सूरज कहाँ के किसके किसके बीच में चक्कर काटता है? कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में। अब देखिए भारत, देखिए यहाँ पे देखिए ये भारत है। भारत देखिए आधा भारत को जो 2 भागों में बांटता है, ये कर्क रेखा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसको कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये कर्क रेखा बढ़ता है। अब देखिए कर्क रेखा का जो भी इधर होगा इसमें सब में गर्मी पड़ेगा। इसी कारण इसमें देखिए दक्षिण में जाइएगा तो क्या होगा? जब इधर उत्तर भारत में गर्मी से ठंडी से सब ठठरा रहा था, तब भी दक्षिण भारत में देखिए गंजिए पहन के घूम रहा था, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा से नज़दीक है और ये क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और सूरज क्या होता है? इसी दोनों के बीच में चक्कर काटता रहता है। इसके कारण यहाँ पे हमेशा क्या होता है? गर्मी बना रहता है। देखिए इसमें गर्मी, इसमें जो पूरा कटिबंध, अब देखिए ये समझ में आएगा कर्क रेखा किसको बोला जाता है। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा और इसमें कौन कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है? ये एक ग्लोब जो एक किसके समान है? पूरा पृथ्वी के समान। देखिए इसमें देखिए भारत देखिए कहाँ पे है? भारत देखिए यहाँ पे स्थित है। सॉरी, यहाँ पे हम अच्छा से बना देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये भारत स्थित है। यहाँ से बताए थे भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरता है। अब देखिए इसके बीच में होता है, इसको बोलता है, ये जो पूरा इसको बोलता है भूमध्य रेखा। ये विषुवत रेखा इसको ही बोला जाता है। ये भूमध्य रेखा, या कोई देखिए यहाँ भूमध्य रेखा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इक्विलेटर। क्या बोला था? इक्विलेटर। अब देखिए भूमध्य रेखा के अब बताए थे कि ये उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर कर्क लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बताए थे। ये जो होता है भूमध्य रेखा, ये जो होता है भूमध्य रेखा से पैरेलल जो लाइन खींचा है इसको बोला जाता है अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन खींचा जाता है उसको बोलता है देशांतर। ये पहले चैप्टर हम बता चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण जो ग्लोब पे लाइन खींचा जाता है पृथ्वी पर उसको बोलता है देशांतर। और ये भूमध्य रेखा से समांतर जो खींचा जाता है उसको बोलता है अक्षांश। क्या बोलता है? अक्षांश। देखिए अब देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है इसको बोलता है कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री उसी तरह दक्षिणी अक्षांश को उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है मकर रेखा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ 23.5 हो गया। उसके बाद 66 डिग्री जो होता है यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या बोला जाता है? आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पे जो इसमें 0 डिग्री होता है यहाँ पे ध्रुव, इसको बोलता है ध्रुव। इसको बोलता है क्या? ध्रुव बोला जाता है, पोल बोला जाता है। अब देखिए इसके बीच में, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? सूरज हमेशा चक्कर काटता रहता है इसके बीच में कर्क और मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या हो जाए? हमेशा गर्म होगा। गर्म को किससे रिलेट करता है? उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलेंगे हम? उष्ण कटिबंध है। लेकिन इससे जब बाहर जाएंगे कर्क रेखा से बाहर, इसको बोलेंगे इसे शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? 66.5 डिग्री जो होगा उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए यहाँ पे हो गया उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे पहले देखिए यहाँ से क्या हो गया? ये उष्ण कटिबंध हो गया। इसको बाद हो गया ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या? उपोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय कटिबंध। देखिए भारत को ये पूरा जो विश्व पूरा जो हमारा क्या है पृथ्वी को, इसको 4 कटिबंध में बांटा गया। किसमें बांटा गया? 4 कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध में क्या होता है? हमेशा यहाँ बर्फ ढका रहता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए दक्षिण में अंटार्कटिक है, यहाँ पे क्या होता है? ये हाइट पे यहाँ पे क्या होता है? हमेशा बर्फ ढका रहता है। अब आपको समझ गया कटिबंध किसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ता है। इसके उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद उत्तरी ध्रुवीय कटिबंध। इसको यहाँ पे देखिए शीत कटिबंध लिखा हुआ है। शीतोष्ण कटिबंध के क्या होता है? शीत कटिबंध। और यहाँ पे होता है ध्रुवीय कटिबंध। तो 4 कटिबंध आपको दिख गया। देखिए अब आपको कटिबंध समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसे जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। मानसूनी शब्द की मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्मकालीन में जल से स्थल की ओर एवं शीतकालीन में स्थल से जल की ओर चला जाता है। इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। नेक्स्ट, ये किसी भी जगह का जो जलवायु होता है उसको प्रभावित करने वाला कारक जो होता है उसके लिए एक शब्द बनाया है, जिसको बोला जाता है क्या? लैंड फ्रॉम एमएस। क्या बोलता है उसको? लैंड फ्रॉम एमएस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या कारण है जो वहाँ पे उसका जो जलवायु है वहाँ पे चेंज होता है, उसमें क्या क्या कारण है, उसका स्थिति कैसा है, उसके बारे में जानेंगे।
इसमें देखिए एल से बोला है लेटीट्यूड, क्या बोलाता है लेटीट्यूड, इसको बोलाता है अंग्रेजी में अक्षांश। देखिए जलवायु बदलता है लेकिन रेयर केस में, कभी हमेशा नहीं बदलता है। उधर हम बोल दें जलवायु कभी नहीं बदलता, ये हम गलत बोल गए, उसमें जलवायु बदलता है लेकिन हमेशा नहीं। उसके बाद देखिए एल ए से होता है अल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। उसके बाद देखिए नियरेस्ट फ्रॉम सी, मतलब उसका कोई भी स्थल है या कोई भी जगह उसका समुद्र से निकटता, मतलब समुद्र से निकट कितना दूरी है उसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड, तो पवन मतलब हवा का दिशा किधर है उस वो भी निर्भर करता है वहाँ का जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। उसके बाद फॉरेस्ट मतलब जंगल। उसके बाद ओशियन करंट मतलब समुद्री धारा जो होता है उसको करंट बुलाते हैं। उसके बाद रेनफॉल वहाँ का वर्षा। उसके बाद नेक्स्ट दो आता है एम एस का माउंटेन, वहाँ का पहाड़ी है। देखिए और उसके बाद सोयल, देखिए मिट्टी। देखिए पहाड़ी के हम बारे में बताए थे जब उसमें पहले वाले में बताए थे स्थिति में। देखिए यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, इधर क्या है यहाँ पे है अरब सागर, और इधर क्या है अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे हिंद महासागर। तो आपको बताए थे जब इधर से मानसूनी हवा निम्न दाब केंद्र होता है, इधर से जब मानसूनी हवा चलता है तो इसमें बताए थे कि यहाँ पे जो राजस्थान में एक अरावली का पर्वत है इसके समांतर आ जाता है, जिसके कारण इधर से मानसूनी हवा चलता है इधर से निकल जाता है। इसको ये छेक नहीं पाता इसे, ऐसे अगर छेकता तब नहीं, इसमें अगर विरोध करता तब नहीं यहाँ पे वर्षा होता है, क्योंकि इसके पैरेलल में आता है ये, इसीलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होता है, यहाँ पे मरुस्थल रहता है। और इधर पे क्या होता है नर्मदा, यहाँ पे जो बताए थे विंध्याचल की पहाड़ी, इधर सतपुड़ा की पहाड़ी, इसमें क्या होता है ये टकरा जाता है, इसके कारण इधर वर्षा होता है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट, ये सब पर्वत है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा होता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो राजस्थान में क्या होता है अरावली इसके समांतर रहता है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। अगर अरावली पर्वत को ये सीधा जो है इसको अगर उठा के इधर ऐसे कर दे, क्योंकि इसका आकृति ऐसा है, अगर अरावली पर्वत को उठा के इस साइड में कर दे तो यहाँ पे राजस्थान में वर्षा होने लगा, क्योंकि ये क्या करेगा इसका विरोध करेगा मानसून हवा के कारण, जिसके कारण वर्षा होगा। इसीलिए माउंटेन जो पहाड़ होता है ये भी क्या होता है किसी जगह पे जलवायु के परिवर्तन में एक कारक होता है। देखिए अब नेक्स्ट जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें बता दें अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम बता चुके हैं। ये मध्य भारत से गुजरती हैं, बीचों बीच से गुजरता है, ये बता दें। उसके बाद ऊंचाई, किसी भी जगह ऊंचाई भी निर्भर करता है, देखिए अगर अधिक ऊंचाई पे जाएगा तो टेम्परेचर घट जाता है, इसके कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर तापमान घटता है। भारत में उत्तर हिमालय पर्वतमाला स्थित उसकी औसत ऊंचाई कितना है लगभग 6,000 किलोमीटर है, सॉरी 6,000 नहीं, 6 किलोमीटर है, 600 मीटर, 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। जिसके कारण ऊपर जाने पे क्या होता है टेम्परेचर घट जाता है। लेकिन पृथ्वी के नीचे अगर 32 मीटर जाइएगा तो 1 डिग्री, 32 मीटर जाने के बाद पृथ्वी के नीचे अगर 32 मीटर जाइएगा नीचे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी क्या होता है 1 डिग्री सी बढ़ जाता है। इसीलिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो होता है द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये आप पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वायुदाब। देखिए वायुदाब एवं पवन, देखिए हवा कैसे चलता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा पृथ्वी का फोटो है। देखिए पृथ्वी है, इसके बीच में क्या है भूमध्य रेखा, और इधर बताए थे इसको बोलता है कर्क रेखा और इधर बोलता है मकर रेखा। कर्क रेखा को बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको बोलता है इसको बोला ट्रॉपिक ऑफ क्या बोला था, इसको बताए थे कैप्रिकॉर्न, क्या बोले थे कैप्रिकॉर्न। देखिए अब बताए थे सूरज जो होता है इसके बीच में चक्कर काटता है। अब आपको पता चलेगा इसके बीच में चक्कर काटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अधिक गर्मी होगा। जब अधिक गर्मी होगा तो क्या होगा, यहाँ का अधिक जब गर्मी होगा, देखिए समुंदर है, ये सब समुंदर है, इसका पानी क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा गर्म होने के बाद क्या वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगेगा, क्या होगा वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगेगा। देखिए यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ता है इन दोनों के बीच में, तो अब देखिए इधर तो ठंडा पड़ता है क्योंकि इधर ध्रुव आ जाता है। देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका में बर्फ़ जमा है। देखिए हवा जो चलता है हमेशा क्या होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। किधर चलता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब देखिए अभी जब वहाँ पे अगर अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र होगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा उच्च वायुदाब केंद्र होगा। जब निम्न वायुदाब केंद्र होगा इसका हवा ऊपर उड़ेगा, जब ऊपर हवा उठेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर का भारी हवा ठंडा हवा है, ठंडा हवा इसके जगह लेने के लिए जाएगा। जब इसका जगह लेने के लिए जाए तो क्या होगा, हमेशा इधर ये हमेशा ऊपर उठेगा फिर जगह लेने जाएगा गर्म हवा। इससे क्या होगा हमेशा क्या होगा पवन हवा जो चलता रहेगा, क्या होगा हमेशा हवा चलता रहेगा। इसे आप देखते हैं गर्मी के दिन में बहुत ही ज़्यादा हवा चलता है, आपको देखे होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है जब यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र होता है तो ये क्या होता है इधर से दाब डालता है एयर ताकि यहाँ पे जाए। इसी वायु द्वारा डाले गए दाब को ही वायु क्या बोलते हैं वायुदाब बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं वायुदाब। तो अब आपको समझिए वायुदाब क्या होता है और पवन कैसे चलता है। देखिए यहाँ पे इसमें बोल रहा है जल एवं स्थल का वितरण। देखिए
भारत की जलवायु को जहाँ भारत की जलवायु को जहाँ को जल तथा स्थल के वितरण से भी प्रभावित किया जाता है। देखिए कैसे प्रभावित करते हैं इसको बारे में हम बताते हैं। देखिए ये क्या है, भारत का नक्शा है। आपको बताए थे भारत के बीचों बीच में कौन सा रेखा गुजरता है, कर्क रेखा। देखिए यहाँ पे लिखा है 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा गुजरता है। और हम बताए थे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज चक्कर काटता है, जिससे कारण क्या होता है वहाँ पे अधिक टेम्परेचर। इसी के कारण देखिएगा जब इधर बिहार समय देखिए पटना यहाँ पे क्या होता है अधिक ठंडा पड़ता है, तो इधर देखिएगा दक्षिण भारत में चेन्नई समय उघाड़े घूरता है गंजी पहन के। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा भी पड़ता है, भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है हमेशा एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है, बहुत कम ही चेंज आता है। इसीलिए यहाँ पे उतना ठंडी नहीं पड़ता है। लेकिन इधर क्या होता है हाइट पे होने के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फ़ जमने लगता है, क्योंकि जब अधिक ऊंचाई पे जाएगा टेम्परेचर घट जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर देखिए यहाँ पे क्या है, ये अरब सागर है, इधर बंगाल का खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंद महासागर। अब देखिए क्या होता है, अब आप लोग पढ़े होंगे जो भी सामान जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ आप लोहा को गर्म कीजिएगा, अगर लोहा को गर्म कीजिएगा क्या होगा, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। लेकिन पानी को गर्म करके देखिएगा, पानी को जब गर्म कीजिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे गर्म होगा और बहुत धीरे धीरे ही ठंडा हो। उसी प्रकार यहाँ पे होता है। देखिए जब इसमें सूरज इसमें जब सूरज उगता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए इधर क्या है, ये जल है, यहाँ पे अरब सागर ये जल है। ये क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन स्थल क्या होता है, जो स्थल है यहाँ पे, स्थल जो है यहाँ पे, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। क्या होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा भी होता है। देखिए जब स्थल इधर जल्दी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ये समुद्र तो ठंडा रहता है, जिसके कारण क्या होता है स्थल में यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र होता है। जब बताए थे हवाएं चलता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, क्या है ये उच्च वायुदाब है, यहाँ पे क्या है निम्न वायुदाब। तो कि हवा किधर से चलेगा, समुंदर से इधर हवा चलेगा। देखिए अब हवा चलेगा, अगर अधिक जो जिस दिन अधिक टेम्परेचर रहता क्या स्पीड हवा चलने लगा, इससे कारण क्या होगा जलवायु में वहाँ का परिवर्तन आएगा। तो इससे पता चलता है कि किसी भी जगह समुंदर या तो पहाड़ कुछ भी रहे उससे क्या होता है, उसमें भी वहाँ का जो वातावरण उसमें परिवर्तन आता है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें भी लिखा है तटीय क्षेत्र। देखिए तटीय क्षेत्र उसको बुलाता है जो समुद्र के किनारे होता है, उसको तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी का तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ठीक, इसमें भी लिखा है जहाँ तापांतर कम होता है होने के कारण जलवायु सम बना क्या होता है, सम बना रहता है, मतलब एक तरफ दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र को प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दूर पड़ता है। फलतः यहाँ जाड़े में खूब जाड़ा होता है, मतलब जाड़े में क्या होता है खूब जाड़ा होता है तथा गर्मी में खूब गर्मी पड़ता है। वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु में विषम बनी रहती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ़ के दोनों ही खूब बिक्री होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है गर्मी में बर्फ़ बिकता है और ठंडी में क्या होता है, ठंडी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका भूमध्य रेखा से दूरी होना। तो देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट एल नीनो क्या है, एल नीनो इसके बारे में बताते हैं। इसको देखिए बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए एल नीनो क्या है, एल नीनो कुछ नहीं है, एक जलधारा है। क्या ये कैसा जलधारा है, गर्म जलधारा है। जैसे एल नीनो जो होता है ये कहाँ पे उत्पन्न होता है, ये पेरू और इक्वाडोर के देश में, पेरू और इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका जो बीच में दक्षिण अमेरिका देश है पेरू, उसी के ये पश्चिमी तट पे ये उत्पन्न होता है। कौन सा जलधारा है, एल नीनो। ये जब उत्पन्न होता है ये कब निकलता है, ये जो होता है ये कभी कभी ये जो उत्पन्न होता है 3 से 7 वर्ष के अंतराल पे उत्पन्न होता है, इसे हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये पूरा पृथ्वी का फोटो है, जिसमें हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया ये, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। यहाँ को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए हम जब जूम करते हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेरू दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है इक्वाडोर। ठीक, ये गलापागोस आइसलैंड के बगल में है क्या, इक्वाडोर। देखिए और ये जो पड़ता है, देखिए ये कहाँ पे पड़ता है, यहीं पे उत्पन्न होता है कौन सा, एल नीनो की जलधारा। कहाँ पे उत्पन्न होता है ये, एल नीनो की जलधारा। और हम आपको बताए थे पूरा जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, दक्षिणी को मकर रेखा, और बीच में होता है ये भूमध्य रेखा। और बताए थे आपको कि इसी बीच में क्या करता है, सूरज चक्कर काटता है। क्या करता है, इसी बीच में सूरज चक्कर काटता है। जब यहाँ पे सूरज चक्कर काटता है तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र होगा, टेम्परेचर अधिक रहेगा, गर्मी यहाँ पे अधिक रहेगा, निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। ये एल नीनो की जलधारा जो होता है इसका उत्पन्न यहीं पे होता है। और देखिए एल नीनो की जलधारा कहाँ पे उत्पन्न होता है, यहाँ पे, ये देखिए इक्वाडोर रहता है, पेरू इक्वाडोर, यहाँ पे जब निम्न दाब का केंद्र होता है, यहाँ देखिए ये कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा। अब देखिए जब निम्न वायुदाब का केंद्र होता है क्या होता है, यहाँ का हवा ऊपर उड़ने लगता है, क्या करता है, ऊपर उड़ने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मानसून बना रहता है, यहाँ पे जो ये देखिए भारत यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में कर्क रेखा गुजरता है, जो इसका यहाँ पे जो हिंद महासागर है, सॉरी यहाँ अरब सागर है, बंगाल का खाड़ी है, और ये जो है अरब सागर, यहाँ से जब इसका जो मानसून होता है, मानसून जब यहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र होता है तो क्या होता है, इधर का जो वर्षा जो उधर जाना चाहिए मानसून, इधर भारत के उधर पूरब की ओर, तो ये क्या होता है, सभी इधर की ओर घूमने लगता है, मतलब इधर जाने लगता है। जब यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, यहाँ पे क्या होता है, इधर सब जो मानसून हवाई होता है सब इधर आने लगता है, इक्वाडोर की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सुखाड़ की स्थिति आता है। कहाँ पे, भारत में। इधर वर्षा नहीं होता है क्योंकि इधर का जितना भी मानसून हवा होता है इधर ये सब खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है, सुखाड़ होता है। इसी को एल नीनो बोला जाता है। अब समझ में आएगा एल नीनो क्यों प्रभावित करता है भारत के मानसून को, जिसके कारण ये लगभग 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर आता है। तो आपको एल नीनो समझ में आ गया, यहाँ पे हम पढ़ के बता सकते हैं। वास्तव देखिए एल नीनो जिसका अर्थ होता है, जिसका एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु या चाइल्ड होता है। वास्तव में एल नीनो एक क्या है, गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय इलाकों के 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती हैं। यह गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान 5 से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुँचती है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण जो भारत में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। पवन कुछ का अंश निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। बताए थे क्या होता है, जब उधर मानसून हवाएं जो भारत में जाना चाहिए क्या होता है, इधर ही आ जाता है एल नीनो की तरफ, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा नहीं हो, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी भारत में सामान्यतः सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखा का समस्या उत्पन्न होता है हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि दूसरी ओर जिस वर्ष गर्म जलधारा प्रकट नहीं होता है उस वर्ष मानसून सामान्य रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है। कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से ही मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब आपको एल नीनो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे ला नीनो। इसका भी उत्पत्ति कहाँ होता है, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। इसका भी उत्पत्ति कभी कभी पेरू के तट पर ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसके विपरीत उल्टा हो जाता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा भारत हो गया। यहाँ पे देखिए इसका भी उत्पत्ति कहाँ पे होता है, ला नीना का। एल नीनो क्या करता था, उससे क्या होता था, वर्षा नहीं होता। देखिए ला नीनो का उत्पत्ति भी यही होता है। पेरू ये दिख रहा है यहाँ पे, पेरू इक्वाडोर, यहीं पे ये उत्पन्न होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है उसमें निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न होता है एल नीनो में। लेकिन ला नीनो में क्या होता है, इसमें जो होता है उच्च वायुदाब होता है। क्या होता है यहाँ पे, इधर से क्या होता है, कभी कभी जो ध्रुव जो होता है, इधर ध्रुव पे तो बर्फ जमा है, जब ये पिघल के जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा का स्थिति बना रहता है। मतलब जो होता है ये उच्च वायुदाब का केंद्र बनाता है, निम्न वायुदाब का नहीं, उच्च वायुदाब का केंद्र बनाता है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो ठंडा, यहाँ का जो गर्म हवाएं होते हैं तो क्या होता है, यहाँ का जो गर्म हवाएं होते हैं भारत का, तो इधर किधर गमन करने लगता है। जब यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र, सॉरी उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। जब यहाँ पे उच्च वायुदाब केंद्र होता है, इधर से क्या होता है, वायु सब इधर जाने लगता है। और यहाँ से जब वायु जब उठने लगता है, ऊपर की ओर जब उठता है तो इसका गमन क्या होता है, इधर भारत की ओर बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। इधर से गमन होता है, जिसके कारण क्या होता है, मानसून जो बिगड़ जाता है। इसके कारण भारत में भी बहुत अधिक वर्षा हो जाता है। इसी को बोला जाता है ला नीनो, जिसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी उत्पत्ति भी पेरू के तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा जाता है। क्या करता है, वायुदाब को बढ़ा जाता है। इससे उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसके कुछ मात्रा में भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में की मात्रा को बढ़ा जाता है। क्योंकि भारत में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और उसी में जाके समा जाता है। इसके कारण जिससे सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व एशियाई तथा चीन में भारी वर्षा होता है। देख लिए एल नीनो और ला नीनो दोनों क्या है, खतरनाक है। इससे क्या होता है, मानसून जो होता है बहुत ही बदल जाता है।
उसके बाद भारतीय मानसून। देखिए अब पढ़ेंगे भारत का जो मानसून होता है कैसा मानसून है। देखिए भारत में जो मानसून होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ये भारत में जो वर्षा होता है दो श्रृंखला से होता है। किससे होता है? दो श्रृंखला से। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए पहला जो वर्षा होता है इधर होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इधर जून का प्रथम सप्ताह में ये केरल से बसता है, ये केरल के तमिलनाडु से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ठंडी दिनों में वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये चेन्नई में होता है, तमिलनाडु में। तो ये लौटती मानसून के कारण होता है। किसके कारण होता है? लौटती मानसून में। देखिए पहला जो वर्षा स्टार्ट हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए ये पूरा भारत है, इधर बताए तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण। तो ये देखिए दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसीलिए इसको बोलता है दक्षिण पश्चिम। इधर से ही निकलता है। यहाँ पे अरब सागर है, क्योंकि अरब सागर में इधर पानी है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या निम्न दाब केंद्र होता है, इसके कारण यहाँ से हवा क्या होता है? चलने लगता है। जब चलता है तो स्थल की ओर चलता है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जून का प्रथम सप्ताह। देखिए लक्षद्वीप, यहाँ पे अरब सागर लिखा हुआ है, यहाँ से वर्षा चलता है। जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे देखिए गोरो खासी जयंतिया पहाड़ी है यहाँ पे मेघालय में, जिसके कारण यहाँ पे टकराता है ये जाके, और यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होता है। जो विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? मेघालय में, मौसिनराम मेघालय में होता है। इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब कहाँ होता है? मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे जाके टकरा जाता है। यहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक वर्षा है। कहाँ पे होता है? मौसिनराम मेघालय में। ये किसके कारण वर्षा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और यही मानसून जब उधर से लौटता है, जिसे लौटती मानसून कहते हैं, ये कब लौटता है? 10 जून सब में लौटता है। कब लौटता है? 10 से 15 जून से इधर से जब लौटता है तो यही पश्चिमी तट पे ठंडा के दिन में, जब बिहार में ठंडा पड़ता है तो क्या होता है? यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई में क्या होता है? वर्षा होता है। तो आपको समझ में आ गया। और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ से होता है वर्षा? दक्षिण पश्चिम से। तो आपको समझ में आ गया मानसून। लिखा है अरबी शब्द मौसम, मौसम या ऋतु से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। तो पहले ऊपर बता सके इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा भी बदल लेते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है। अच्छा, मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं के हवाओं की दिशा 6 महीने दक्षिण पश्चिम और 6 महीने उत्तर पूर्व रहती है। अतः इसे क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, क्योंकि 6 महीना में जब इधर से अरब सागर से जब निकलता है मानसून, ये भारत हो गया, यहाँ से जब अरब सागर से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और जब यही उधर से लौटता है तो लौटती हुई मानसून जो यहाँ पे टकरा के पश्चिमी घाट पे यहाँ पे तमिलनाडु के पास चेन्नई में वर्षा होता है। इसमें दो शाखा हो गया, इसमें बताया गया है। इसमें बोलता है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। कहाँ से होता है? जून के प्रथम सप्ताह को। जब देखिए यहाँ पे लिखा है जब 1 अक्टूबर तक मुंबई, भोपाल तथा लखनऊ को छोड़ देता है, तो 10 अक्टूबर तक उत्तर भारत के छोड़ देता है तथा 15 अक्टूबर को पूरे भारत को छोड़ देता है। और लौटती मानसून के कारण कहाँ पे वर्षा होता है? तमिलनाडु के चेन्नई में वर्षा होता है। ये किसके कारण होता है? लौटती मानसून के कारण। अब देखिए मानसून का स्वभाव कैसा, मानसून का स्वभाव उसको पढ़ेंगे। मानसून का स्वभाव अनिश्चित पाई जाती है, मतलब इसका कोई नहीं है, फिर भी इनके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं। देखिए निम्नलिखित दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर तक होती है। इसी कारण हम लोग का भी बिहार सब में जो खेती होता है, जून समय क्या होता है? खेती वर्षा होने लगता है, रोपा सब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी समय से वर्षा ये स्टार्ट है। जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ पड़ता है और 2-3 दिन के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है बिहार सब में। इसमें देखिए शाखा में सबको बांटा गया है कि कौन सा वर्षा कहाँ आता है, ये सब इसी में दिखाया गया है। नेक्स्ट मानसून का अंत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें पूछता है इसमें सबसे अधिक जो वर्षा होता है किसके कारण होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। ये इसमें ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहले कहाँ आता है? जो इसमें जो आता है जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है, केरल में आगमन होता है इसका। उसके बाद जो लौटता है, जिसके कारण लौटती मानसून के कारण कहाँ पे वर्षा होता है? यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होता है। और ये अरब सागर, उसमें पूछता है अरब सागर की शाखा से कहाँ पे वर्षा होता है? तो नेपाल में जो वर्षा होता है ये अरब सागर की शाखा से होता है। ये अरब सागर की शाखा से यहाँ पे जयपुर में राजस्थान में वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें अरावली पर्वत जो होता है इसके समांतर रहती है। यहाँ पे अरावली पर्वत है, इसमें समांतर है। इसमें पूछता है कि राजस्थान में वर्षा ना होने का कारण क्या है? तो उसका जो अरावली पर्वत है उसके समांतर का होना, इसीलिए वहाँ वर्षा नहीं होता है।
लेकिन यही मानसून जब आगे जाके यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर सब में जो पहाड़ है यहाँ पे, इसी कारण यहाँ पे वर्षा होता है। यही जब लौट के इधर जाता है तो ये पाकिस्तान में वर्षा कराता है। तो ये सब यहाँ पे आप जान गए। अब नेक्स्ट जानते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे क्या, वर्षा एवं उसके प्रकार। देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों वर्षा होते हैं। कैसा होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों होता है। देखिए ग्रीष्मकालीन वर्षा, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कैसा होता है, ग्रीष्मकालीन जो होता है गर्मी के सीजन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा अरब सागर से और दूसरी शाखा पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी, अब बता दिए थे यहाँ पे भारत में वर्षा होता है दो शाखा से, लेकिन सबसे अधिक होता है यहाँ से, और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से भी मानसून बनता है जो इधर आगमन होता है। ये बता चुके हैं हम। यहाँ पे बता रहे हैं दूसरी शाखा पश्चिम, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से था। इस प्रकार से अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा होता है। आगे चलकर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय में जाकर मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में वर्षा कराती है। जो यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा के कारण नमी की मात्रा घटने लगते हैं। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक, मासिन रॉम में कितना हो जाता है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, मासिन रॉम में 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वही राजस्थान के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है, क्योंकि उसमें अरावली पर्वत होता है समांतर आ जाता है। देखिए वर्षा कैसे मापा जाता है, अगर इसमें एक टीप की तरह होता है, जैसे ये बारीक बना रहता है, ऐसे हम बता देते हैं, ऐसे बना रहता है, उसमें उल्टा ढोल की तरह रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ पे बना रहता है। इसमें लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा रहता है। जब बारिश होता है इसको इसमें रख देता है। अब इससे पता चल जाता है इसमें कितना पानी भरता है, उससे पता चलता है कितना सेंटीमीटर इसमें वर्षा हुआ। अब वो समझिए इसको रेन गैस से मापा जाता है वर्षा को। अब नेक्स्ट जानेंगे शीतकालीन वर्षा, जो शीत में ठंडा में वर्षा होता है उसके। भारत में शीतकालीन वर्षा सीमित क्षेत्रों में लौटती मानसून के कारण, दक्षिण पूर्व मानसून जब लौटता है, जब भारत में इधर जो केरल से यहाँ स्टार्ट होता है, वही भारत जब उधर से लौटता है तो तमिलनाडु पे वर्षा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये लौटती हैं, लौटने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बता देते हैं। देखिए इधर से जब ये जाता है तो इसको बोलता है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि भारत ऐसा है, इधर पूरब हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। जब लौटेगा तो कौन सा हो जाएगा, जब ये लौटेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जब ये लौटेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, क्या हो जाएगा, ये उत्तर और पूरब। तो उत्तर जो लौटती मानसून है, उत्तर पूरब के उत्तर पूर्वी जो लौटती मानसून होता है, उसी के कारण यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होता है। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु तक केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती हैं, जिससे यह वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा कराती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। ग्रीष्मकालीन में वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुँचाती है, वही शीतकालीन वर्षा रबी फसलों को उपयोगी बनाता है। तो ये सब होता है। जैसे पश्चिमी विक्षोभ उसको बोला जाता है, जैसे ये भारत हो गया, इधर जो यहाँ पे पड़ता है अटलांटिक महासागर, यहाँ से उत्पन्न होता है, इसको बोलता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होता है। यहाँ पे दिल्ली सब में जो इधर भी होता है, इधर पश्चिमी विक्षोभ का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ देखिए ये भारत दिख रहा है, जब यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी निम्न दाब केंद्र बनता है, यहाँ पे इससे भी वर्षा इधर होता है, इस शाखा से भी यहाँ पे थोड़ा वर्षा कराता है भारत में। पढ़ेंगे ऋतु। भारत में कुल 6 ऋतु पाई जाती हैं, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है, मतलब अन्य देश में नहीं है, लेकिन भारत में 6 पाया जाता है। ये ऋतुएं बसंत होता है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम के विभागों के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएं पाया जाता है। कौन सा, शीत ऋतु, कहाँ से कब तक, मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, ये मध्य मार्च से मध्य जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु मध्य जून से
मध्य सितंबर, क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह से ही केरल में आ जाता है मानसून सबसे पहले। उसके बाद लौटती मानसून, इसको मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक, इसीलिए नवंबर दिसंबर में ठंडी दिन में वर्षा होता है तमिलनाडु में, चेन्नई में, इसको ध्यान रखो। उसके बाद शीत ऋतु, पहले शीत ऋतु में इसमें को पढ़ना है। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, तथा उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ता है। देखिए इसके हम बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरा पृथ्वी का फोटो है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सूरज कहाँ पे रहता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्हीं कर्क और मकर रेखा के बीच में रहता है। देखिए, लेकिन जब सूरज यहाँ पे जब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो इधर क्या होता है, जब सूरज रहता है यहाँ पे तिरछा रोशनी पड़ता है। इसी कारण क्या होता है, इधर ठंडा होता है, इधर क्या होता है, इधर गर्म पड़ता है। वही वो बताना चाहते हैं। यहाँ बोल रहे हैं शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहता है। उसके बाद रहता है जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान 21-27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच एवं गंगा के मैदानी भाग में 12 से 18 के बीच पाया जाता है। ऐसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे 4.3 में बता देंगे। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 होता है, कोलकाता का तापमान 20 डिग्री सी से, पटना का तापमान 17 से तथा दिल्ली का 14 सेंटीमीटर रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक ठंडा उत्तर पश्चिम भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बना रहता है। इस समय हवाएं स्थल से समीर की ओर बहती हैं। जो शुष्क क्षेत्र होती हैं वहाँ वर्षा नहीं होता है। आकाश स्वच्छ रहता है, बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दोनों में हिमपात होता है। हिमपात मतलब हिमबर्फ का गिरना। इस ऋतु में भारत के दोनों क्षेत्रों में वर्षा होती है तथा उत्तर पश्चिम मानसून का भाग दक्षिण पश्चिम मानसून तटीय भाग में है। उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती वर्षा होती है, जो सितंबर से मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचती है। कहाँ से पहुंचती है? पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वहीं से आता है, उससे ही वर्षा कराता है। तो यहाँ पे ये सब मेंशन किया हुआ है। ये देखिए क्या है, ये प्रशांत महासागर, यहीं से ये निकलता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है और भारत में एंट्री करता है। ये देखिए कर्क रेखा हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये तिब्बत का पठार इधर हो गया, और यहाँ पे देखिए अरब सागर है। उसके बाद ये बंगाल का खाड़ी, देखिए अरब सागर हो गया, इधर से पश्चिमी विक्षोभ होता है, इधर से आते हुए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वर्षा कराता है। यहाँ पे ये भारत हो गया, देखिए भारत है। धरातली पवन, उसके बाद पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो ये दिख रहा है, यहाँ से पश्चिमी जेट स्ट्रीम। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में, और उसको भारत में उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति, जून महीने में जो मौसम का स्थिति उसके बारे में बता रहे। देखिए यहाँ पे इसी को बोलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पे जो भारत में एंट्री मार रहा है ये हिंद महासागर से, और एक शाखा ये बंगाल की खाड़ी से भी होता है, इससे भी वर्षा कराता है। भारत में होता है, बिहार सब में जो वर्षा है दोनों शाखा से होता है, ये बंगाल की खाड़ी से भी होता है, इधर से भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। देखिए जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होती जाती हैं, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब उत्तर से जब लंबवत होता है तो क्या होता है, सूर्य की किरणें होता है, इसमें सूरज जो है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे सूरज, इस पर क्या होता है, इसमें डायरेक्ट किरण पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगता है। लेकिन ठंडी दिन में क्या होता है, सूरज उसके नज़दीक रहता है, पृथ्वी के नज़दीक, लेकिन क्या होता है वो तिरछा पड़ता है, क्या होता है, तिरछा, इसीलिए क्या होता है वो सूरज ठंडी के दिन में मतलब शीत ऋतु में उसके नज़दीक रहते हुए भी क्या होता है, ठंडा लगता है, और गर्मी दिन में उसके दूर रहने पर भी क्या होता है, हमको गर्म लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पड़ता है उस पर, इसीलिए। अब देखिए इसमें लौटते मानसून का मौसम। देखिए लौटते मानसून तो बता चुके, उसके कहाँ का वर्षा। देखिए सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षायन होने से उत्तर पश्चिम भाग का निम्न वायुदाब क्या होता है, निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है, जिससे सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात तथा गंगा के मैदान के मध्य भारत से लौट जाती है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है। नवंबर में
यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक बढ़ जाता है। ये क्या लौटती मानसून अर्थात नवंबर के मध्य मानसून पूरे भारत में लौट जाता है और मानसून निर्वात या लौटना कहा जाता है। इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। स्थल में से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीपीय पूर्वी तट पर दक्षिण पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो लौटती मानसून दक्षिण पूर्वी तट पे जो वर्षा होता है तो किसके कारण होता है? लौटती मानसून। लौटती मानसून अर्थात कौन सा मानसून? उत्तर पूर्वी। कौन सा मानसून के कारण होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मानव जीवन पर प्रभाव। ये सब जो होता है क्लाइमेट, इसका क्या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसको जानते हैं। भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बना रहता है। क्या होता है? भारतीय जलवायु का मानसून पर्याय बना रहता है। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि भारत का जो कृषि होता है मानसून पे ज़्यादातर आधारित होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर खेती होगा तो अर्थव्यवस्था को वृद्धि होगा, नहीं तो प्रभावित करता है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्द से चला जाना, ये लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना आदि संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों को खान पान, वस्त्र, आवास आदि को प्रभावित करता है। इससे आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धारा ने मृदा अपरदन की समस्या, मतलब जो वर्षा जो होता है उससे क्या वेदरिंग होता है, मृदा का कटाव होता है, की समस्या उत्पन्न क्या है। पर्वतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण क्या होता है? भूस्खलन रहता है। भूस्खलन को बोला जाता है लैंड स्लाइड करना, मतलब भूस्खलन होना, इसे प्रभावित करता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जलवायु एक ओर से वरदान और दूसरी ओर से अभिशाप है। अगर जलवायु अच्छा होगा, अगर समय पर वर्षा हुआ तो क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन अधिक भी वर्षा होने पर क्या होता है? बाढ़ की स्थिति आता है, कहीं पे भूस्खलन आता है। ये सब कारण है। लेकिन मानसून को सामान्यतः बना रहना ही अच्छा है। तो ये सब देखिए यहाँ पे हम जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें बता दिए, और इसका हम क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए। अगर इसमें कोई भी अगर गड़बड़ी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।